हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, ध्वनि यानी कि साउंड। इससे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ध्वनि। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जो एमसीक्यू से क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन से जो नोट्स बनाया है एमसीक्यूब से, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं, ये जो ऐसे टिक लगे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं और उनका क्या होगा आंसर, वो मैं बताते जाऊंगी आपको। ठीक है, तो देखिए, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे यानी कि कम होती है, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपका 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आंसर मैं बताते जा रही हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊँगी आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी कम पूछेगा यानी कि 20 हर्ट्ज से कम पूछेगा आपका, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पे 20 हर्ट्ज से आपका कम पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा है लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, जब भी मान लीजिए जो आपका तरंग होता है यानी कि वेव होता है, वो 3 तरीके से होते हैं, अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। ठीक है, ये 3 प्रकार से होते हैं। जब अपश्रव्य पूछेगा तो वो क्या होगा, 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक, हमेशा कम होता है 20 हर्ट्ज से अपश्रव्य। और जो श्रव्य होता है, वो आपका अपश्रव्य होता है, वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। जो आपका श्रव्य होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक, और जो पराश्रव्य है वो 20,000 से ऊपर होता है, इससे ऊपर। ठीक है, यानी कि श्रव्य आप समझिए, श्रव्य। ठीक है, अगर इससे 20 से 20,000 तक का है, ठीक है, अगर 20 से कम हुआ तो वो अपश्रव्य हो गया, और 20,000 से ऊपर हुआ तो वो परा हो गया, पराश्रव्य हो गया। ठीक है, यानी कि अधिक हो गया, ये बीच का हो गया और ये कम हो गया। ठीक, तो जब भी अपश्रव्य पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से कम आप लीजिएगा, और श्रव्य पूछ लेगा नॉर्मल, तो आप 20 से 20,000 के बीच। ठीक, और इनको कौन कौन सुन सकते हैं, तो देखिए, 20,000 से ये कम होते हैं, यानी कि कम, तो कम में हाथी सुन सकता है, गैंडे सुन सकते हैं, ब्लू व्हेल मछली होती है, वो ये सारी ध्वनियों को सुन सकते हैं, तरंगों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये अपश्रव्य होते हैं, और ये पूछता है हाथी, गैंडे और ब्लू व्हेल मछली, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और 20,000 से कम होता है अपश्रव्य, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर है श्रव्य। श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, बीच। इसको सिर्फ मनुष्य, इतने तक को मनुष्य सुन सकता है अपने कानों से। ठीक, इनको महसूस कर सकता है, सुन सकता है मनुष्य। उसके बाद आपका आ गया पराश्रव्य। पराश्रव्य आपका होता है 20,000 से ऊपर। जब 20,000 यानी कि 20K, ठीक है, 20,000 से ऊपर आएगा तो पराश्रव्य होगा। और इसको कौन कौन महसूस कर सकते हैं या कौन कौन सुन सकते हैं, कुत्ते हो गए, चमगादड़ हो गए और बिल्ली, ये सारी चीज़ों को। इतना इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ है, उसको मैं बताते जा रही हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। जो क्वेश्चन था उससे आंसर, ये ऐसे क्वेश्चन, यही चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप एमसीक्यूब को लगाइए, क्योंकि एमसीक्यूब जैसे कि बुक है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बुक है साइंस की। अब मैं इसको जब पढ़ने बैठूँगी ना, तो ये चीज़ें याद नहीं होगा। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट ये याद नहीं होगा आपको। और आप जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए, एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में होता है 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पे एक एक वर्ड को ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप एमसीक्यू को सॉल्व करके उसके नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर यहाँ तक का हो गया। यहाँ पे देखिए, जैसे अब श्रव्य किसका, ब्लू व्हेल मछली सुन सकती है, हाथी सुन सकते हैं, गैंडे सुन सकते हैं, क्योंकि ये कम होता है, 20 से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो ये सारे लोग सुन सकते हैं। अब जो अब श्रव्य है, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये भूकंप व ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है, ये भूकंप और ज्वालामुखी जो होता है ना, प्राकृतिक घटनाएं, उनसे उत्पन्न होती है, लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, किससे उत्पन्न होती हैं ये सारी, भूकंप व ज्वालामुखी से। ठीक, अब आते हैं श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे बीच का होगा 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, कौन सुन सकता है इसको, मनुष्य सुन सकता है। तो के बीच की आवृत्ति वाले तरंगे जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि मानव, यानी कि मनुष्य सुन सकता है। ठीक,
उसके बाद है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे यानी कि 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक होगा पराश्रव्य, ठीक है। ये आवृत्ति वाले, अधिक आवृत्ति वाले तरंगे, जिन्हें कौन कौन सुन सकते हैं? कुत्ते सुन सकते हैं, चमगादड़ सुन सकते हैं, ठीक, ये और बिल्ली सुन सकते हैं। उपयोग, कहाँ ये उपयोग होता है? इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसी को मैंने लिखा हुआ है, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं उसी को लिखा है, तो आपको याद होते जाएगा। उपयोग, कहाँ उपयोग किया जाता है इसको? सोनोग्राफी, जैसे कि इंग्लिश में इसका नाम ही दिया हुआ है, पराश्रव्य को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये कहाँ यूज होता है? सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड में इसका यूज यानी कि उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। फिर है अपश्रव्य, जो वही था 20,000 से क्या होता है? ये कम होता है, ठीक है। और इसको कौन कौन इसको सुन सकते हैं? तो हाथी सुन सकते हैं इसको, ब्लू व्हेल मछली सुन सकती है, और गेंडे, क्योंकि ये कम होते हैं। बस इतना है इम्पोर्टेंट। जल इस्पात व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम, अवरोही क्रम आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। आरोही क्रम क्या है? छोटे से बड़ा, और अवरोही बड़े से छोटा। तो इसमें बोल रहा है कि आरोही क्रम में आपको जल इस्पात, जो जल है इस्पात है, व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये क्या होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। तो ये कम है, उससे थोड़ा सबसे ज़्यादा इसमें। तो नाइट्रोजन हमारा क्या है? गैस है, तो गैस है तो क्या होगा? कम होगा, ठीक। जल हमारा क्या है? द्रव है, पानी है, तो बीच का होगा, ठीक है। इससे कम होगा, और इससे ज़्यादा होगा, और इससे कम होगा, ठीक है। इस्पात यानी कि आपका एक ठोस है वो, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा, ठीक। ध्वनि, तो वहाँ पे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि ठोस में सर्वाधिक होता है, और द्रव में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है ध्वनि, ठीक है। ध्वनि का जो चाल है, ठीक है। क्वेश्चन, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की गति माध्यम, उसके माध्यम पे यानी कि घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करती है। घनत्व पर भी निर्भर करती है और प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करती है, दोनों पर निर्भर करता है, घनत्व और प्रत्यास्थता पर। ये दोनों अधिक होंगे तो ध्वनि भी अधिक होगा। जैसे आपका घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों अगर ज़्यादा है तो आपका ध्वनि की गति भी आपका ज़्यादा होगा। तो ये दोनों, ये माध्यम है इनके, तो ये ज़्यादा होंगे तो ध्वनि की गति भी ज़्यादा होगी। निर्वात में, इम्पॉर्टेंट है ये आता है, निर्वात में ध्वनि का गमन क्या होता है? नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक। आपका अंतरिक्ष में बिल्कुल आपका निर्वात है, बिल्कुल। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा में अगर आपका कुछ भी बोलने का या विस्फोट भी होता है अगर चंद्रमा में, तो आपको पृथ्वी में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। जहाँ निर्वात है वहाँ बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, ठीक है, वहाँ से अगर वायु बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है, कांच वगैरह लगा हुआ है, या आप गाना गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाहर वाला जस्ट बाहर में ही खड़ा है लेकिन उसको सुनाई बिल्कुल नहीं देगा। तो ध्वनि का गमन यानी कि निर्वात है, जहाँ से वायु का आगमन आना जाना नहीं हो रहा है, वहाँ पे ध्वनि क्या होगा? निर्वात होगी, बिल्कुल वहाँ से सुनाई बिल्कुल नहीं देगा आपको ध्वनि। तो निर्वात में क्या होगा? जीरो, ध्वनि का गमन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। परिवर्तित और अपरिवर्तित दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होता है? अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति को याद रखिएगा, अपरिवर्तित होती है। और परिवर्तित में आपका ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य, तो चाल और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित नहीं होता है, तो क्या है? आवृत्ति अपरिवर्तित, चाल और तरंग दैर्घ्य आपका परिवर्तित ध्वनि में। फिर आगे का क्वेश्चन है, सिनेमा हॉल की दीवारें व छत नरम पदार्थ से बनाए जाते हैं, क्यों? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप ना जब भी यूट्यूब में आप जब भी वीडियो देखते हैं ना, तो नोट्स वगैरह जो है उसको छोड़ के एमसीक्यू देखिए, और एमसीक्यू से आप नोट्स बनाइए, तो वो चीज़ें याद रहती हैं ज़्यादा, क्योंकि आप वहाँ पे एमसीक्यू भी लगाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको पकड़ रखनी है एमसीक्यू में। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज़ों में आप जिस चीज़ में आप जो चीज़ है उसी चीज़ में आप घुसेंगे तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन में एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू पे ही ध्यान देंगे तभी बनेगा,
ठीक। तो सिनेमा हॉल की दीवारों पर छत नरम पदार्थों से बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? ध्वनि के अवशोषण हेतु। जो दीवारें होती है वो नरम पदार्थ के किनारे किनारे साइड जो लगे होते हैं वो नरम होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप खाली जगह को रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक हॉल है बड़ा सा, अगर वो पूरी तरीके से खाली है तो वहाँ पे क्या होता है, गूंजता है आवाज़। कुछ भी आप बोल रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक हल्का सा भी कुछ बोलने से आवाज़ गूंजता है। तो वो आवाज़ ना गूंज के आपका अवशोषित हो जाए, अवशोषित करने के लिए उसको ऐसे लगाया जाता है, नरम पदार्थ से बनाए जाते हैं उनके दीवारें, ताकि सारे जो भी है वो अवशोषित हो जाए और गूंजे ना। अब क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने हेतु परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? तो उनके बीच में जो दूरी होता है, क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर आपका 16.5 मीटर दिया है तो इसको लगाएंगे, और अगर ये दिया है 17 मीटर दिया है तो इसको लगाएंगे। दोनों में से कोई एक ही पूछता है तो दोनों को याद रखिए, 16.5 नहीं तो 70 मीटर, ठीक है, लगभग। प्रतिध्वनि यानी कि इको सुनने हेतु परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इतनी दूरी होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक देगा तो दोनों को याद मतलब माइंड में रखिए। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो देखिए, वायु में वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा तभी आपको लगाना है, 332 मीटर प्रति सेकेंड वायु में वेग। और अगर क्वेश्चन का ऑप्शन में ये है सामान्य ताप पर कमरे में वेग कितना होता है, तो तब होता है 344 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिए, डबल 3 है, उसके बाद 2 है, और यहाँ पे याद कर लीजिए 3 है, फिर उसके बाद डबल 4 है, ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिए। सामान्य ताप के लिए ये है, और वायु में वेग आपका ये है 332, और यहाँ पे 344 डबल 4, यहाँ पे डबल 3 है, और छोटा उससे क्या होता है डबल 3 है, छोटा उससे होता है 2, ऐसे करके याद कर लीजिए। और इसको याद कर लीजिए 3, बड़ा क्या होता है 4, तो डबल 4 ये है सामान्य ताप के लिए, वायु में वेग है इसका 332 मीटर, ऐसा करके। चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल का क्या है, अभाव है वहाँ, अतः माध्यम नहीं है, वायुमंडल का अभाव है, इसीलिए चंद्रमा में अगर कोई व्यक्ति है तो वो बात कर सकता है, लेकिन आवाज़ एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर है, अब क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों के संबंध में सही कथन, ठीक है। तो ये सारे इसके उपयोग होते हैं कीड़ों को नष्ट करने के लिए, और ये तो पता ही है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, रोगियों के उपचार के लिए, और कपड़ों से धूल हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। स्वचालित दरवाजों को खोलने बंद करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो स्वचालित दरवाजे होते हैं ना, उनको खोलने बंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कपड़े होते हैं उसको धूल को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कीड़ों को नष्ट करने के लिए होता है, रोगियों के उपचार के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। और आपका सोनार यानी कि समुद्र के भीतर खोई हुई वस्तु को खोजा जाता है, खोई हुई वस्तु को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पराश्रव्य। चमगादड़ रात्रि में उड़ते समय किस ध्वनि तरंग को उत्पन्न करते हैं? अब चमगादड़ किस में आते हैं? आपका अधिक वाले में आते हैं, यानी कि पराश्रव्य तरंग में आते हैं, तो ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा चमगादड़ रात्रि में, ठीक है। हृदय किस आवृत्ति पर कंपन करता है? तो हृदय आपका, तो पहले हृदय जो ध्वनि निकालता है वो लबडब निकालता है, धक धक नहीं निकालता है, लबडब लबडब लबडब, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा अवस्रव होगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से नीचे कम। अपस्रव किस में आता है? अपस्रव आता है 20 हर्ट्ज से कम आता है। तो हृदय हमारा किस आवृत्ति पर कंपन करता है? तो कम, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, 20,000 नहीं, 20 हर्ट्ज से कम। ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो किससे किया जाता है? डेसिबल से, जिसको डीबी भी बोला जाता है। तो इसका ध्वनि की आवृत्ति का जो मापन है, मतलब कि उसको किससे मापा जाता है? डेसिबल से। साधारण बातचीत के दौरान कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? साधारण बातचीत के दौरान कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है? तो देखिए, फुसफुसाहट से बातचीत तक आपका 35 से 60 डेसिबल तक होता है, 35 से 60 डेसिबल, 35 से 60 डेसिबल, ठीक।
डेसिबल तक होता है। फिर गाड़ियाँ, साउंड, मोटर एवं जेट विमान की तीव्रता डेसिबल में कितना होता है आपका? तो देखिए गाड़ी का होता है 100 dB तक होता है, 90 से 100 dB तक होता है। साउंड का होता है 110 dB तक होता है और मोटर का आपका होता है 110 से 120 dB तक। नेट विमान का होता है आपका 150 प्लस dB, ठीक है, 150 और उससे ऊपर थोड़ा बहुत तक dB तक का होता है नेट विमान का।